नमस्ते दोस्तों, मैं निखिल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल एनएक्सेस फेयर के ऊपर। और देखो, अब आपके 5 सालों का इंतजार फाइनली खत्म हुआ, क्योंकि इस साल रेलवे की मोस्ट एंटिसिपेटेड वैकेंसी आरआरबी एनटीपीसी 2024 हमारे सामने आ चुकी है। और हमने भी आपकी प्रिपरेशन को मजबूत करने के लिए अपने चैनल के ऊपर बेसिक से लेके एग्जाम में पूछे जाने वाले हर सब्जेक्ट को कवर कराना स्टार्ट कर दिया है, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। बाकी चलिए अब हम आरआरबी एनटीपीसी नोटिफिकेशन की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी बात को डिस्कस करते हैं। चलिए तो सबसे पहले ये जान लेते हैं क्या कि हम आरआरबी एनटीपीसी नोटिफिकेशन के कौन कौन सी बातों पे चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट डेट्स है जिस दिन जो है वो फॉर्म भरा जाएगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन के डेट्स और टाइम्स क्या है, उन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। उसके बाद है पोस्ट वाइज वैकेंसीज, जिसमें हम ये जानेंगे क्या कि ग्रेजुएट लेवल पे आरआरबी ने कौन कौन से इस साल जो है वो पोस्ट रिपोर्ट किए हैं, साथ ही साथ उसमें कितनी रिस्पेक्टिव वैकेंसीज हैं। ठीक है, उसके बाद हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में जानेंगे, कितने चरणों में हमारा पेपर होने वाला है, कौन कौन से स्किल टेस्ट हैं, ये सारी चीजों के बारे में। उसके बाद एज लिमिट, फिर एग्जाम पैटर्न और नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होने वाला है तो नॉर्मलाइजेशन होगा, उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। फिर डिटेल में जो है वो सिलेबस को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। फिर मेडिकल स्टैंडर्ड्स, क्योंकि हो सकता है ना मेडिकल स्टैंडर्ड्स को समझना हमारे लिए जरूरी इस वजह से है क्योंकि हो सकता है कि आप क्वालिफाइड हो किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, सपोज करो स्टेशन मास्टर के लिए, बट आप मेडिकली अनफिट हो, है ना, तो वो चीज जानना बहुत जरूरी है। ठीक, उसके बाद जोन वाइज वैकेंसीज को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जोन बहुत ज्यादा अहम भूमिका प्ले करेगा आपके सिलेक्शन के लिए, है ना। हो सकता है कि कहीं पे ज्यादा वैकेंसी हो तो ज्यादा भीड़ पड़ जाए वहां पे, और कहीं कम वैकेंसी पे कम हो जाए, तो वो सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और फिर मिसलिनियस, जिसमें हम बची खुची टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि ट्रैवल पास वगैरह के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, जानते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। देखिए, डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या है अपनी नोटिफिकेशन का, ये है 13 सितंबर। ठीक है, और फॉर्म कब से भरा जाना शुरू होगा, ये 14 सितंबर से भरा जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट डेट क्या है, देखिए क्लोजिंग डेट क्या है, ये है 13 अक्टूबर 11:59। ठीक है, तो ये लास्ट डेट होने वाला है। और लास्ट डेट और टाइम, अब देखो आप ना लास्ट डेट तक जो है वो मत इंतजार करना क्या कि भाई हमें कौन सा जोन सेलेक्ट करना है और क्या सारी चीजें करनी है। आप पहले ही ये मिड में ही भर लेना अभी, क्योंकि लास्ट तक जाते जाते सर्वर क्रैश होने लगेगा, कभी पेमेंट इश्यूज आएंगे, पेज लोड नहीं हो रहा, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो लास्ट तक आप मत जाना। देखो, अब फी पेमेंट करने का लास्ट डेट क्या है, फी पेमेंट का लास्ट डेट क्या है, ये ना 14 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर है। ठीक है, मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा आपको दिया जाएगा 13 तारीख के बाद से। ठीक, अब देखो डेट ऑफ मॉडिफिकेशन का, डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, अब अगर आपको कोई करेक्शन करना है, कोई करेक्शन करोगे तो आप उसमें कब से आपको टाइम दिया जा रहा है, वो 16 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक का आपको टाइम दिया जा रहा है कि अगर कोई गलती है तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। अब कौन कौन सी गलती है वो हम लोग अगले स्लाइड में जानेंगे, बट देखो एक बार मैं आपको समराइज करके बता दे रहा हूं कि आप 14 सितंबर से आप फॉर्म भरना शुरू कर दोगे, जो कि आप 13 अक्टूबर तक 23:59 तक जो है वो आप लास्ट फॉर्म डाल सकते हो। ठीक है, बहरहाल आप बीच में फॉर्म डाल लेना, बाद बाकी आपको जो है वो पेमेंट करने के लिए क्या मिला, 13 तारीख के बाद आपको 15 अक्टूबर तक का टाइम एक्स्ट्रा दिया जाएगा पेमेंट करने के लिए। ठीक है, अब देखो मॉडिफिकेशन कब से शुरू हो जाएगी, मॉडिफिकेशन 16 से लेके 25 तक का आपको समय दिया जाएगा मॉडिफाई करने के लिए। कौन कौन से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं वो देखते हैं। मॉडिफिकेशन हम क्या कर सकते हैं वो इस लाइन में क्लियरली लिखा हुआ है, क्या है, डिटेल्स फिल्ड इन क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म इंक्लूडिंग मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी एंड चोजन आरआरबी कैन नॉट बी चेंज्ड। अब देखिए क्या लिखा है कि भाई जब आप फॉर्म फिल करोगे तो सबसे पहले आपको आरआरबी के वेबसाइट पे अकाउंट बनाना पड़ेगा, उस अकाउंट में भरी गई सारी डिटेल्स। ठीक है, तो क्रिएट एन अकाउंट में जो आपकी भरी हुई डिटेल्स है वो, साथ ही साथ आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जो आरआरबी आपने चूज किया है, ठीक है ना, उन सारी चीजों को आप बदल नहीं सकते हो किसी भी हाल में। ठीक है ना, तो मॉडिफिकेशन में आप इन सारी चीजों को आप नहीं बदल सकते हो। और क्या है, और देखिए आपको जो है इस मॉडिफिकेशन के लिए एक चार्ज पेमेंट करना पड़ेगा, वो होगा 250 रुपए, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। ठीक है ना, वो नॉन रिफंडेबल होगा। ठीक, तो आपको मॉडिफिकेशन समझ में आई, इंपॉर्टेंट डेट समझ में आई। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं। तो अब है पोस्ट वाइज वैकेंसी, और देखिए इस बार आरआरबी ने ना ग्रेजुएट लेवल पे टोटल 5 पोस्ट पे वैकेंसी रिपोर्ट की है। देखिए सबसे पहला है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ये लेवल 6 का पोस्ट है।
उसके बाद है स्टेशन मास्टर, ये भी लेवल 6 का पोस्ट है, मीन सैलरी अच्छी खासी होगी। उसके बाद गुड्स ट्रेन मैनेजर लेवल 5 का पोस्ट है। उसके बाद जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये है आपका लेवल 5 का पोस्ट। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये भी लेवल 5 का पोस्ट है। ठीक है, अब देखिए इसके मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है, बहुत डिटेल में। अब देखिए इसमें ना सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है वो 3144 वो किसमें है, ट्रेन मैनेजर की। ठीक, उसके बाद 1736 है वो आपकी चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की। ठीक, उसके बाद है आपका 1507 जो कि जूनियर अकाउंटेंट का। फिर है आपका 994 वो है आपका स्टेशन मास्टर। और सबसे लास्ट है आपका 732 जो कि है आपका सीनियर क्लर्क का। ठीक है, और इस तरीके से टोटल वैकेंसी हो जाती है 8113। ठीक, ये चीज समझा। अब देखिए एज में ना इस बार 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। देखिए एज रिलैक्सेशन जो है वो 3 साल का दिया गया है। मींस हमेशा जो है वो कितना एज होता है, 18 से 33 साल जो है वो इन पोस्ट के लिए एज लिमिट होता है। बट इस साल जो है वो कितना है, 18 से 36 साल तक के लोग भर सकते हैं। लेकिन बहुत क्लियरली आरआरबी ने अपने नोटिफिकेशन में लिखा है क्या कि ये सिर्फ एक बार के लिए। देखिए लास्ट में लिखा हुआ है क्या कि a relaxation for 3 years of age beyond the prescribed age limit as a one time measure due to COVID-19। मींस एक बार के लिए ये रियायत दी गई है कोविड-19 के कारण। ठीक है, बात खत्म। मींस 18 से 36 साल तक के लोग जो है वो इस बार फॉर्म को डाल सकते हैं। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे लिखी हुई है इस पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है। क्या है ये, देखिए कैंडिडेट्स विथ partial options will be considered only for the specific categories opted by them, since not opting for certain categories or all categories would indicate their unwillingness for the same। अब देखिए ये क्या कह रहा है, देखिए सपोज कीजिए क्या कि आप ना ग्रेजुएट हो और आप सारे पोस्ट के लिए, ऑल पोस्ट के लिए क्या हो, एलिजिबल हो, सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। लेकिन बाई चांस आपने फॉर्म भरने में थोड़ी सी कोताही कर दी और आपने क्या किया कि भाई ये 5 पोस्ट के लिए जो है वो उसमें आपने 4 ही डाला है ना, आपने 4 पोस्ट के लिए ही जो है वो अपना विलिंगनेस डाला, उसमें सेलेक्ट किया। ठीक है ना, फॉर्म भरते टाइम पे तो आपको 5वां पोस्ट जो है आपको वो नहीं दिया जाएगा। ये माना जाएगा क्या कि भाई आप अनविलिंगनेस है आपका, आप मतलब अनिच्छुक हो आप उस पोस्ट के लिए, इस वजह से। तो आप ये चीज बहुत ध्यान से भरना क्या कि हाँ भाई मैं अगर जितने पोस्ट के लिए एलिजिबल हूं, मेडिकली फिट हूं, वो सारे पोस्ट जो है वो मैं अपने प्रेफरेंस में डालूं। ठीक है ना, तो अगर आप नहीं डालोगे तो रेलवे ये मान लेगी क्या कि आप अनिच्छुक हो उस पोस्ट के लिए। ठीक है, ये बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखें। देखिए एक बात और था यहां पे, ये क्या बात लिखी है कि भाई कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप their personal mobile numbers and personal valid email ID active throughout the recruitment process, as all communication from RRBs will be sent through SMS या email। ठीक है ना, अब देखिए ये आपको कहा जा रहा है क्या कि भाई अपना ही फोन नंबर आप देना, अपना ही ईमेल आईडी देना, ताकि उसी पे आपसे कम्युनिकेट किया जा सके एसएमएस या ईमेल के थ्रू। देखो मैं आपको अपना बता रहा हूं क्या कि जब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, मेरा डीवी जब था, तो इस समय रेलवे की तरफ से मेरे एक पूरा व्हाट्सएप पे ग्रुप बना था। साथ ही साथ जो रेलवे के एम्प्लॉयज थे उन्होंने पर्सनली फोन भी किया था मुझे बताने के लिए कि भाई इस दिन का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल किया गया है, आप 8 बजे तक आ जाना, आप 9 बजे तक आ जाना। तो ये सारी चीजें जो है वो आप चालू रखना। पता चला गया कि भाई वो फोन कर रहे हैं, आपका लग ही नहीं रहा, आपको पता ही नहीं चल रहा, तो ये सारी चीजों पे आप बहुत ध्यान रखना। ठीक है, देखिए आगे क्या है। देखिए इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस पॉइंट में क्या इंपॉर्टेंट बात लिखी है। देखिए द क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दैट इज एज ऑन 13/10/2024, कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। अब देखिए ये ना अपीयरिंग कैंडिडेट्स के लिए है। अपीयरिंग कैंडिडेट्स के लिए क्या बात है यहाँ पे, क्या कि हमें ये चीज पता चल गई क्या कि भाई 13 अक्टूबर जो है वो क्या है, लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। 13 अक्टूबर रात के 11:59 पर ये लास्ट डेट है। अगर इस समय तक जो है वो अगर आपका फाइनल रिजल्ट, ग्रेजुएशन का फाइनल रिजल्ट अगर नहीं आया है तो आप एलिजिबल नहीं हो। भले आप एज वाइज एलिजिबल हो बट आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका एलिजिबल नहीं माना जाएगा। क्योंकि भाई देखो अगर ये 14 तारीख को भी आया ना, अगर ये आपका 14 तारीख को भी आया तो भाई डेट जब पब्लिश होता है ना, मतलब जब अपना रिजल्ट पब्लिश होता है तो नीचे जो है वो डेट लिखा होता है। ठीक है ना, अब डेट लिखा होगा उसमें 14 तारीख का डेट होगा, तो यहां पर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहां पे ये चीज जो है वो मिलाई जाएगी क्या कि भाई 13 तारीख को क्या आप ग्रेजुएट थे, वो माना जाएगा क्या कि भाई आप 13 तारीख को ग्रेजुएट नहीं थे, इस वजह से आपका फॉर्म वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाके आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इन सारी चीजों पर आप बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है ना, अब देखिए आगे क्या, एक और चीज है। देखिए एक और चीज क्या है, यहां पे है
कैंडिडेट, देखिए कैंडिडेट्स कैन अप्लाई टू ओनली वन आरआरबी, ठीक है ना, ये चीज समझो भाई। बहुत लोग ना ऐसे होशियारी मारते हैं, क्या करते हैं ना, क्या कि भाई सोचते हैं क्या कि भाई नौकरी चाहिए, पैसे ही तो लगेंगे, डाल देते हैं 2-3 जगह से फॉर्म, ठीक है ना, कि एक कलकत्ता से डाल दिया, एक मुंबई से भी डाल दिया, इस तरीके से अलग अलग आईडी बना के। लेकिन आप अगर ये काम करोगे तो आप ना CBT 1 में ही आप डिस्क्वालीफाई कर दिया जाओगे, ठीक है ना। ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि जैसे ही मिलाया जाएगा आपका जो है वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका एडमिट कार्ड ही जनरेट नहीं होगा। तो बहुत सोच समझ के आप जोन का सिलेक्शन करना, एक बार में मल्टीपल वैकेंसीज पे, मतलब मल्टीपल आरआरबीज आप सेलेक्ट मत कर लेना, ठीक है, ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखना। चलिए अब आगे देखते हैं। अब है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। देखिए इसमें ना एक बात बहुत क्लियर तरीके से लिखी हुई है, क्या है वो, ओनली सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन। मींस ये काम आप मत करना कभी भी क्या कि भाई मल्टीपल एप्लीकेशंस अपने नाम से डिफरेंट डिफरेंट आरआरबी से आपने डाल दी है, ये काम बिल्कुल मत करना, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है क्या कि भाई सबसे पहला जो है वो CBT 1 है, फिर उसके बाद लिखा है क्या कि सेकेंड CBT, फिर उसके बाद किसी पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट और किसी पोस्ट के लिए CBAT जिसे साइकोमेट्री कहते हैं, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले CBT 1 कह रहे हैं, फिर CBT 2 कह रहे हैं, उसके बाद किसी के लिए CBAT होगा साइकोमेट्री, या फिर किसी के लिए जो है वो टाइपिंग टेस्ट, फिर जो है वो क्या होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, और फिर फाइनली जो है वो आपका फाइनल मेरिट बन जाएगा और आपका क्या आ जाएगा, आपकी जो है वो ज्वाइनिंग लेटर घर पे आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये पूरा जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, क्या कि इसमें ना इस वाले बात में बहुत इलैबोरेट करके बताया गया है क्या कि भाई किसके लिए CBAT है, कौन से पोस्ट के लिए, किसके लिए जो है वो टाइपिंग है और किसके लिए कुछ भी नहीं है, ये चीज देखिए। सबसे पहले ना CBAT के बारे में अगर बात करें तो CBAT ना स्टेशन मास्टर के लिए, मीन साइकोमेट्री जो है वो स्टेशन मास्टर के लिए है। टाइपिंग स्किल टेस्ट किसके लिए है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए है, और जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए है, ठीक है। और वहीं गुड्स ट्रेन मैनेजर और सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए जो है वो क्या है, कुछ भी नहीं है, कोई भी ना ही टाइपिंग टेस्ट है और ना ही उनके लिए साइकोमेट्री है, ठीक है ना। मींस ये लोग सेकंड CBT के बाद डायरेक्टली DV और उसके बाद मतलब डायरेक्टली DV और उसके बाद मेडिकल और फिर फाइनल, ठीक है ना। तो ये चीज है उनका, ठीक। उसके बाद क्या है देखिए, सेकंड CBT में जो है वो 15 गुना स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। वहीं साइकोमेट्री और टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए जो है वो 8 गुना स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक। ये चीज समझ में आया। वहीं नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग है, मीन 0.33, ठीक है ना। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 0.33, आगे पैटर्न में हम लोग पढ़ेंगे ये चीज, ठीक है ना, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ये चीज है। अब देखो इसी चीज को ना हम एक बार बहुत अच्छे से समराइज कर लेते हैं, ठीक। देखिए क्या है, CBT 1 जो है सबसे पहले क्या है, CBT 1 है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका CBT 2, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद फिर क्या है, किसी पोस्ट के लिए जो है वो क्या है, साइकोमेट्री या CBAT कह रहे हैं उसे, जो कि है आपका स्टेशन मास्टर, ठीक है ना, जो कि है स्टेशन मास्टर का पोस्ट। उसके बाद किसी पोस्ट के लिए जो है वो क्या है, टाइपिंग टेस्ट है, जो कि आपके जूनियर अकाउंटेंट हैं और साथ ही साथ सीनियर क्लर्क हैं, ठीक। और बाकी बचे हुए पोस्ट जैसे क्या कि आपके जो ट्रेन मैनेजर हैं, फिर आपके टिकट सुपरवाइजर हैं सीनियर, ठीक है ना, टिकट सुपरवाइजर, इन लोगों के लिए जो है वो डायरेक्टली क्या है, डायरेक्टली जो है वो इनका क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है ना। ये लोग जो है वो DV में आ जाएंगे और ये लोग इस प्रोसेस के थ्रू DV में आएंगे और ये लोग ऐसे DV में आएंगे, और DV के बाद जो है वो क्या हो जाएगा, DV के बाद आपका मेडिकल हो जाएगा, मेडिकल होगा और फिर फाइनल कॉल लेटर, ठीक है ना। तो ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है ना, ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है। देखो यहाँ पे, ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है ना। लेकिन समझो मेरी बात को, यहां पे क्या कह रहे हैं क्या कि CBT 1 से CBT 2 में जाने के लिए ये क्या करेंगे, 15 टाइम्स स्टूडेंट का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है ना। वहीं जब CBT 2 से CBAT के लिए अगर कोई स्टूडेंट जा रहा होगा या फिर जो है वो क्या कह रहे हैं साइकोमेट्री के लिए, तो यहां पर कितने 8 टाइम्स स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे, या फिर वो टाइपिंग के लिए भी अगर जा रहा है तो वो क्या 8 टाइम्स सिलेक्शन होगा, ठीक है ना, ये चीज होगा। और फिर फाइनली जो है वो DV और उसके बाद मेडिकल, ठीक है। ये बात जो है वो आप बिल्कुल ध्यान रखना, और साथ ही साथ जो है वो ये भी याद रखना क्या कि CBT 1 जो है वो क्या है, क्वालिफाइंग है, मींस इसका जो है वो क्या है, इसका कोई भी वेटेज नहीं होगा, आप कितना नंबर ला रहे हो उसका फाइनल मेरिट में कोई वेटेज नहीं होगा। तो वेटेज किसका किसका होगा, वेटेज जो है वो आपका CBT 2 का होगा, वेटेज जो है वो इन दोनों का है, ठीक है। मैं इसको और अच्छे से बता दे रहा हूं, है ना। यहां पे वेटेज जो है
वो इन दोनों चीज़ों का वेटेज है ना। यहां पर जो है वो वेटेज जो है, जो मेरिट बनेगा उसमें वेटेज जो है वो CBT2 और आपके CBAT या फिर जो है वो टाइपिंग, ठीक है ना, इनका जो है वो बनेगा, जो कि आपका 7:3 का रेशियो मानो, या फिर 70% जो है वो CBT2 का, और CBAT या फिर टाइपिंग का जो है वो 30%, है ना। ये जो है वो आपका पूरा का पूरा वेटेज का सिनेरियो है, ठीक है ना, किस तरीके से फाइनल मेरिट बनेगा। वहीं अगर ट्रेन मैनेजर होंगे ना तो उनका डायरेक्टली CBT2 के ही मेरिट पे बन जाएगा डायरेक्ट मेरिट, ठीक है ना। तो ये चीज आप बिल्कुल समझ के रखना। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि है आपके वेटिंग लिस्ट के लिए, क्योंकि रेलवे ही अभी एकमात्र बची है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि वेटिंग लिस्ट देती है, और वो चीज लिखा हुआ है और ये जानना भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। क्या है, इन केस ऑफ शॉर्टफॉल इन इम्पैनलमेंट ऑफ candidates or other exigencies, RRB reserves the right to utilize the candidates down the merit if required as per the merit and option of candidates। तो ये लाइन क्लियरली ये बात कह रही है क्या कि अगर कैंडिडेट्स कम पड़ जाते हैं तो वो क्या हो सकते हैं, उन्हें जो है वो वेटिंग लिस्ट के थ्रू जो है वो क्या किया जा सकता है, वो ले लिए जा सकते हैं, वहां से सिलेक्शन हो जा सकता है। तो ये चीज आपको समझ में आई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो अब है एज लिमिट यानी आयु सीमा, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है क्या कि हमें यह जानना है क्या कि कौन से डेट से हमारी एज को कैलकुलेट किया जाएगा। मींस 18 साल के आप हुए कि नहीं, या 36 साल से ज्यादा के तो नहीं होगा, ये चीज कौन से डेट को संदर्भ रख के बनाया जाएगा, ठीक है ना। और वो डेट है 1 जनवरी 2025। मींस इसी डेट से ये कैलकुलेट किया जाएगा कि कहीं आप 18 से कम के तो नहीं, या फिर आप 36 से ज्यादा के तो नहीं, ठीक है ना। तो इस डेट तक आप 36 या 36 से कम के होने चाहिए, या फिर 18 हो जाने चाहिए, ये वाला वो डेट है। साथ ही साथ जो है वो 2/1/1989 जो है वो जनरल या EWS के लिए डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, इससे कम होने चाहिए आप, या यहां तक होने चाहिए। साथ ही साथ OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 2/1/1986, SC ST के लिए 2/1/1984, ठीक है ना। और लोअर लिमिट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोअर लिमिट ये अपीयरिंग वालों के लिए है। लोअर लिमिट क्या होना चाहिए, 1/1/2007। इस समय तक जो है वो आप 18 साल के हो जाने चाहिए, ठीक है ना। तो आपको फाइनली एज लिमिट वाली बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखें। देखो तो अब है एग्जाम पैटर्न, और अब हम इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। देखते हैं, देखिए हमने देखा क्या कि रेलवे ने 5 पोस्ट पे वैकेंसी रिपोर्ट की है, ठीक है। और हमने ये भी जाना कि CBT1 भी होना है, CBT2 होना है, CBAT किसके लिए होना है, और साथ ही साथ टाइपिंग टेस्ट जो है वो किसके साथ होना है। अब देख लेते हैं कि नेचर ऑफ एग्जाम कैसा होगा। देखो नेचर ऑफ एग्जाम को कहने का मतलब यह है कि भाई क्या स्टेशन मास्टर के लिए अलग पेपर होने वाला है, ट्रेन मैनेजर के लिए अलग पेपर होने वाला है, सीनियर क्लर्क के लिए अलग पेपर होने वाला है, क्या ऐसा है, या सबका एक जैसा होने वाला है। तो देखो यहां पे रेलवे ने क्लियरली कह दिया है यहां पे क्या कि कॉमन फॉर ऑल पोस्ट। CBT1 जो है वो कॉमन होगा सारे पेपर, मतलब सारे पोस्ट के लिए, और CBT2 भी जो है वो कॉमन होगा सारे पोस्ट के लिए, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई। और यहां पे एक बार और मेंशन कर दिया है कि भाई ट्रेन मैनेजर के लिए कोई भी स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, वहीं सीनियर क्लर्क और जूनियर अकाउंटेंट के लिए क्या है, इनके लिए क्या है, इनके लिए टाइपिंग टेस्ट रिक्वायर्ड है। साथ ही साथ जो है वो यहां देखो क्या कि भाई चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए कोई भी स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, और दूसरा स्टेशन मास्टर के लिए CBAT यानी साइकोमेट्री टेस्ट जो है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। ये चीज समझ में आई। अब देखो अब यहां पे ना नॉर्मलाइजेशन की बात हुई है, ठीक है। अब नॉर्मलाइजेशन की बात हुई है तो इसमें क्या लिखा है कि शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर वेरियस स्टेजेस शैल बी बेस्ड ऑन नॉर्मलाइज्ड marks obtained by them whenever CBT is conducted in multiple sessions for the same syllabus। अब देखिए यहां पे कहने का मतलब ये है क्या कि अगर मल्टीपल शिफ्ट्स में अगर पेपर होंगे, है ना, तो क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, और उसी नॉर्मलाइज मार्क्स पे जो है वो मेरिट बनेगा, ठीक है ना। तो यहां पे जो है वो बता दिया रेलवे ने आपको क्या कि नॉर्मलाइजेशन होना है। बाकी मैंने नॉर्मलाइजेशन और पूरे स्ट्रैटेजी के बारे में जो है वो एक सेपरेट लेक्चर में वीडियो बनाई हुई है, मैं यहां आई बटन में आपको दे दूंगा लिंक, आप देख लेना उसको, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे जो है वो CBT1 के बारे में बात की गई है। देखिए यहां CBT1 में जो है फर्स्ट स्टेज में क्या क्या आने वाला है और कैसे कैसे आने वाला है वो चीज देखते हैं। देखिए यहां पे टोटल जो है वो 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, और हर क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का होगा, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन 1 मार्क का।
साथ ही साथ जो है वो 90 मिनट का पेपर होगा यहाँ पे, है ना, 1.5 घंटे का पेपर होगा। इसमें जनरल अवेयरनेस 40 नंबर का, मैथमेटिक्स 30 और रीजनिंग जो है वो 30। मींस आप समझ सकते हो क्या कि जनरल अवेयरनेस को जो है वो खासा वेटेज दिया गया है, ठीक है ना, 40 नंबर का है, ठीक। तो इस तरीके से पूछा जाएगा। वहीं पीडब्ल्यूडी को जो है वो क्या दिया गया है, 120 मिनट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो नॉर्मली जो है वो आपके लिए कितना दिया गया, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ठीक है ना, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और कितने देर, 90 मिनट्स में, ठीक है। वहीं पे जो है वो जीए पोर्शन जो है वो कितने का दिया गया है, जीए जो है वो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, रीजनिंग जो है वो 30 और मैथ्स जो है वो 30, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो पूरा अपना सीबीटी 1 होने वाला है। देखते हैं अब सीबीटी 2 को। अच्छा हाँ, यहां पे जो है वो नेगेटिव कितना, नेगेटिव जो है वो 1/3 ही होगा, पहले ही बताया आपको 1/3 होगा नेगेटिव, ठीक है। चलिए आगे देखें। देखिए अब सेकंड सीबीटी में यहां पे भी फिर से बताया गया क्या कि 15 टाइम से स्टूडेंट्स जाएंगे, क्वालिफाई करेंगे सीबीटी 2 के लिए। और इसका जो है वो पैटर्न कैसा होगा, देखिए यहां पे जो है वो 120 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन था आपका सीबीटी 1 में, यहां पे 120 क्वेश्चन, ठीक है। और यहां पे भी जो है वो हर क्वेश्चन 1 मार्क का, मींस 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स, ठीक। 90 मिनट का ही पेपर होने वाला है, यहां पे 90 मिनट का पेपर। जीए जो है वो इस बार यहां पे देखो, जीए जो है वो 50 नंबर का आ गया, बहुत ज्यादा वेटेज दिया जा रहा है जीए को, ठीक है। उसके बाद जो है वो मैथ्स 35 और रीजनिंग 35, ठीक है। तो यहां पे क्या सिनेरियो है, यहां पे 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स, ठीक है, 90 मिनट्स 50 क्वेश्चन जीए के होंगे, 50 क्वेश्चन जो है वो जनरल अवेयरनेस का, 35 रीजनिंग और 35 मैथ्स, ठीक है। ये हो गई आपकी पूरी की पूरी सीबीटी 2 की सिलेबस, सॉरी पैटर्न, ठीक है। ये चीज हो गया। अब आगे देखते हैं। देखिए अब जो है वो सीबैट के बारे में बताया गया है। सीबैट के बारे में हमने पहले ही देखा क्या कि सीबैट किसको देना है। देखो यहां पे ये सीबैट किसको देना है, या साइको जो है वो किसको देना है। साइको जो है वो आपको पता है क्या कि ये किसके लिए है, ये सिर्फ स्टेशन मास्टर के लिए है, ठीक है। और देखो इसमें जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है ना। तो मींस इसका एक बात तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि लोगों को ये भ्रम होता है क्या कि भाई इसका वेटेज नहीं है, तो इसका वेटेज है, ठीक है ना। इसका मैं पहली बात आपको बता दूं क्या कि इसका वेटेज जो है वो है, और कितना है, 30% वेटेज है, फाइनल मेरिट में इसका लिया जाएगा। मींस सीबीटी 2 का जो है, सीबीटी 2 और इसका सीबैट, ठीक है ना, सीबैट, इन दोनों को मिला के जो है वो मेरिट बनना है, फाइनल मेरिट बनना है, ठीक है। तो इसको आप हल्के में मत लेना, ठीक। बाकी देखो इसमें जो है वो 42 नंबर मिनिमम लाने हैं, मिनिमम 42 नंबर। अगर 42 नंबर नहीं लाओगे अगर हर बैटरी में, तो आपको क्या किया जाएगा, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और मेरिट नहीं बनेगा। तो ये चीज समझो, ज्यादा से ज्यादा नंबर तो लाना ही है, मिनिमम 42 नंबर है। और ये चीज याद रखना है क्या कि ये इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल कैटेगरीज है, ठीक है ना, ऑल कैटेगरीज है, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल। मींस आप किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल हो, ओबीसी, एससी, एसटी, कुछ भी हो, आपको जो है वो 42 नंबर लाने ही है, ठीक है ना। ये चीज आपको रखना है, कोई रिलैक्सेशन नहीं है यहां पे, ठीक। देखो तो अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बात बहुत लोग डिस्कस करना छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं या पता ही नहीं होता है, खास करके आप लोगों को तो बिल्कुल पता नहीं होता है, ठीक है। देखो क्या लिखा है इसमें, विजन सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज इन एनेक्सर 6 इन ओरिजिनल ड्यूरिंग CBAT, फेलिंग विच दे विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर इन द CBAT, ठीक है ना। क्या बोल रहा है क्या कि आपको एक विजन सर्टिफिकेट की जरूरत होगी, एनेक्सर 6 के अनुसार जो है वो आपको एक विजन सर्टिफिकेट की जरूरत होगी जब आप CBAT का पेपर देने जाओगे, जब आप साइको के पेपर को देने के लिए जाओगे, तो उस समय आपको एक विजन सर्टिफिकेट लेके जाना होगा कि हाँ भाई मैं 6/9 हूं, है ना। और ये मैं एक प्राइवेट डॉक्टर से चेकअप करवा के लेके आया हूं, इस पे सील मोहर लगवा के आई हूं। दिखाता हूं मैं आपको उसका फॉर्मेट। देखो ये है एनेक्सर 6 और इसी के अनुसार जो है वो आपको यहां पे साइन और मोहर लगवाना होगा डॉक्टर से, ठीक है ना। और अगर आपका ये CBAT से पहले ये आप अगर नहीं तैयार कर पाते हो, है ना, आप जो है वो इस मेडिकल स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पाते हो, है ना, तो आपका जो है वो आपको CBAT देने नहीं दिया जाएगा। ये बात ये लाइन कह रही है, ठीक है ना। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा क्या कि विजन सर्टिफिकेट कितना जरूरी है CBAT या साइको से पहले, ठीक है। ये चीज समझा आपने। चलिए अब आगे देखें। देखिए आगे जो है वो टाइपिंग स्किल टेस्ट है, और टाइपिंग स्किल टेस्ट जो है वो देखिए सबसे पहले जो है वो मैंने यहाँ मार्क किया हुआ है क्या कि ये क्वालिफाइंग नेचर का है। जैसे वहां पे जो है वो 30% इसका वेटेज लिया जा रहा था CBAT का, वैसे ये नहीं है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है ना। तो CBT 2 के ही मार्क्स को यहाँ पे यूज कर लिया जाएगा मेन मेरिट बनाने के लिए, ठीक है। ये चीज आप समझे। उसके बाद जो है ये देखो
यहाँ पे जो है वो बहुत क्लियरली ये बात लिखी गई है क्या कि इंग्लिश टाइपिंग में जो है वो आपको 30 वर्ड्स पर मिनट जो है वो चाहिए होगा, और हिंदी टाइपिंग में आपको 25 वर्ड्स पर मिनट चाहिए होगा। ठीक है ना। तो आप जो भी इस पोस्ट के लिए इच्छुक हैं वो पहले से ही टाइपिंग शुरू कर लो, क्योंकि लास्ट में जाके जो है वो थोड़ा गिचपिच हो जाएगा, आप नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। तो आप कोशिश करो क्या कि यहाँ पे जो है वो अगर 30 की डिमांड है तो आप 40 एटलीस्ट 35 तक आप पहुंच जाओ, ताकि एग्जाम प्रेशर में आप आराम से 30 अचीव कर लो। सिमिलरली जो है वो हिंदी में भी आप कम से कम +5 लेके चलो, +5 या +10 तक अगर जा सकते हो वर्ड्स पर मिनट तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है। तो आपको टाइपिंग समझ में आया, साथ ही साथ जो है वो आपको विजन सर्टिफिकेट वाली बात समझ में आई। ठीक है। अब चलिए अब हम लोग सिलेबस को डिस्कस करते हैं। देखो तो अब भी हमने एग्जाम पैटर्न में देखा कि जीए जो है वो आरआरबी का सबसे फेवरेट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि भाई सीबीटी 1 में ये 40 मार्क्स का आने वाला है, और सीबीटी 2 में जो है ये 50 मार्क्स का आने वाला है। मींस समझो क्या कि यार 50% के आसपास का पेपर जो है वो यहीं से होने वाला है। ठीक है। और ये जो है वो डिसाइसिव होगा पेपर में सिलेक्शन होने या ना होने के लिए। ठीक है। अब देखो इसमें बहुत सारे तो करंट इवेंट से डायरेक्ट है। अब स्टैटिक पोर्शन से क्या क्या है वो देखो। स्टैटिक पोर्शन से है जनरल साइंस और लाइफ साइंस। ठीक है। जो कि 10th तक होना चाहिए, 10th सीबीएसई। ठीक। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल। उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है और वर्ल्ड दोनों ही। उसके बाद इंडियन पॉलिटी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये देखो आप यहां पे, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब देखो ये बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि भाई इसमें ना हमें कंप्यूटर भी पढ़ना है, हमें यहाँ पे कंप्यूटर भी पढ़ना है। तो ये समझो मेरी बात को, ये जेई वालों को लगता है या नॉर्मली लगता है क्या कि नहीं यार कंप्यूटर जो है वो जेई को पढ़ना होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे भी जो है वो आपको पढ़ना है। बहरहाल वो उतना ज़्यादा डीप में जाके पढ़ते हैं, जो आपको थोड़ा ऊपर से पढ़ लेना है, बहुत हल्का होता है। यहाँ पे ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वगैरह होता है। ठीक है। वो मैं आपको कवर कराऊंगा। बाकी मैं आपको यहाँ पे बताऊँ क्या कि भाई यहाँ पे जनरल साइंस में होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री। जनरल साइंस में होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री। वहीं लाइफ साइंस जो है वो किसको कहा जाता है? बायो को। और हमारे चैनल के ऊपर मैंने फिजिक्स और बायो दोनों ही कराना शुरू कर दिया, बायो और फिजिक्स दोनों ही। ठीक है। वो ल्यूसेंट और एनसीईआरटी दोनों का मिक्सचर है। ठीक है। तो आप एक बार अगर वो देख लोगे तो आपको दोबारा देखने की जरूरत होगी ही नहीं किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है। साथ ही साथ हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जो है वो इसने क्लियर कह दिया क्या कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया मीन्स एंशियंट और मेडाइवल। साथ ही साथ फ्रीडम स्ट्रगल बोल के इसने मॉडर्न को भी जोड़ दिया। और अभी हमारे चैनल पे मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। ठीक है। तो मैं कहूंगा क्या कि आप इसको भी कवर करो। हम लोग एमसीक्यूज और पूरे कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है। ये चीज भी है। उसके बाद इंडियन पॉलिटी, ये सारी चीजें जो है वो हम धीरे धीरे, करंट अफेयर और ये सारे स्टैटिक के पोर्शन हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे। ठीक है। ये आपको समझ में आया। अब देखो जीआई ना एकदम सेम है, या पढ़ के देखना, ये एकदम सेम है जैसे क्या कि सबका होता है। मतलब जैसे सारे एग्जामिनेशन में आता है, एसएससी में आता है या बाकी किसी में भी आता है, वो सब वैसा ही है। ठीक है। तो इसमें ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, ये एकदम सेम है। ठीक है। अब देखो मैथ्स में भी सेम है। बाकी मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा क्या कि यहाँ पे एलिमेंट्री अलजेब्रा भी है, ज्योमेट्री भी है, ट्रिग्नोमेट्री है और एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स भी है। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्या कि नहीं भाई यहाँ पे एडवांस भी है। बाकी मैं आपको बता दूं क्या कि भाई यहाँ पे मैथ्स में ना जो पेपर बनेगा उसमें अर्थमेटिक का पोर्शन जो है वो ज़्यादा होगा। मीन्स मैंने जो देखा है वो 60 to 70% जो है वो अर्थमेटिक होगा। वहीं एडवांस जो है वो रेस्ट एडवांस होगा। ठीक है ना। और एडवांस ना बहुत इजी होता है, मैं आपको ये बहुत अच्छे से करवा दूंगा। ठीक है ना। मैथ्स में आपको करवाऊंगा और मैथ्स में आपको थ्रू PYQs करवाऊंगा। मैंने सारे क्वेश्चंस का जो है वो पिछले साल जितने भी क्वेश्चन आए थे टाइप वाइज और टॉपिक वाइज, सब का जो है वो क्या किया है, एक जगह पूरा मिक्सचर बना लिया है, अलग अलग कर लिया है। और वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, विद क्वेश्चंस बताऊंगा PYQs के थ्रू, और सारे ट्रिक्स और सारे फॉर्मूलाज को हम वैसे ही पढ़ लेंगे। ठीक है। तो होपफुली आपको ये मैथ्स वाली बात समझ में आ गई और जनरल अवेयरनेस वाली बात समझ में आ गई। बाकी मैं आपको अभी बता देता हूं क्या कि मुझे ऐसा लगता है क्या कि एक्सपेक्टेड जो पेपर होने का टाइम होगा वो अराउंड जनवरी लास्ट तक होना चाहिए। क्योंकि देखो अभी ना ALP का पेपर लाइंड अप है, टेक्नीशियन है, फिर जेई है, उसके बाद ये होना है। तो आराम से जो है वो ये जनवरी लास्ट तक जाएगा, और तब तक हम लोग पूरा सिलेबस जो है वो आराम से कवर कर चुके होंगे और अच्छे से जो है वो रिवाइज भी कर लेंगे। ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं।
देखिए आगे ना ये क्वालिफिकेशन के बारे में बात की गई है। अब देखो क्वालिफिकेशन मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई आप अगर कोई भी ग्रेजुएट हो किसी भी मतलब किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन की डिग्री ले रखी है, आप एलिजिबल है पोस्ट के लिए। बाकी जो अप्लाई कर रहे हैं अभी एकदम फ्रेश अभी ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनके लिए क्या है, उनके लिए जो है वो 13 अक्टूबर तक जो है वो आपके पास अपना फाइनल डिग्री होना चाहिए, है ना। अगर नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो, ये चीज़ ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे जो लिखी है, in case of any difference discrepancy dispute in the questions between English and opted language the content of English version shall prevail। अब देखो बहुत लोग ना जब फॉर्म डालते हैं तो वो लोग दूसरे लैंग्वेज को ऑप्ट करते हैं, अपने रीजनल लैंग्वेज को ऑप्ट करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज है, जैसे असामीज़ है, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। तो ये सारे जो है वो रीजनल लैंग्वेज हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब इन सारे लैंग्वेजेस को आप ऑप्ट कर लेते हो, बट अगर कोई भी डिस्प्यूट आता है, कोई भी गड़बड़ी होती है अगर क्वेश्चन में, सपोज करते हैं मैथ्स का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मैथ्स में जो है ना वो इंग्लिश में कोई सवाल समझ लो परसेंटेज का ही है, वहां पे इंग्लिश में ना वहां पे 40% दे रखा है, और अगर सपोज करो हिंदी है और हिंदी में जो है वो वहां पे 35% या 37% दे रखा है। अब ऑब्वियसली 40% वाले का आंसर कुछ और आएगा और 35% वाले का कुछ और आएगा, ठीक है ना। और अगर इस पे डिस्प्यूट रेज होगा, है ना, कोई भी डिस्क्रिपेंसी आएगी तो यहाँ पे आंसर किसका सही माना जाएगा, इंग्लिश वाले का। तो ये चीज़ जो है वो रेलवे क्लियरली कहती है, तो ये चीज़ आप भी देख लेना। एक बार जब मैथ्स वैथ्स बनाने लगना तो एक बार थोड़ा सा इंग्लिश वाले पे नज़र मार लेना, ठीक है। अब देखिए उसके बाद ये ना बैंक स्टेटमेंट रिफंड वाला, सॉरी, है ना, ये क्या है, बैंक अकाउंट से पैसे रिफंड वाली एग्जामिनेशन फी में हम लोग ये चीज़ देखेंगे, बट मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ क्योंकि देखो बहुत लोग ना क्या करते हैं, क्या कि साइबर कैफ़े में जाते हैं फॉर्म भरवाने के लिए, ठीक है ना। वो लोग क्या करते हैं ना, क्या कि भाई आपको बेवकूफ़ बना के अपना अकाउंट नंबर, अपना IFSC कोड डाल देते हैं। तो इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान रखना, खुद से भरोगे तो याद रहेगा ये चीज़ तो, बट अगर आप बाहर जाके किसी से भरवा रहे हो तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखना। मैंने मार्क कर दिया क्या कि बेनिफिशियरी नेम खुद का डालना, अकाउंट नंबर, नेम ऑफ बैंक और IFSC खुद का डालना, ताकि रिफंड जो है वो आपके पास है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। चलिए तो आपको होपफुली सारी बातें समझ में आ गई हैं। चलिए अब आगे देखते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो मेडिकल स्टैंडर्ड में सबसे पहले हम बेंचमार्क डिसेबिलिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला पोस्ट है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ठीक है। इनके लिए विजुअली इंपेयर्ड लोग और साथ ही साथ अदर डिसेबिलिटी वाले लोग जो है वो फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर के लिए किसी भी तरीके की बेंचमार्क डिसेबिलिटी नहीं चलेगी, ठीक है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। सेम जो है वो ट्रेन मैनेजर के लिए भी किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी नहीं चलेगी। उसके बाद है आपका जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट वाला पोस्ट। इसके लिए जो है वो आप यहाँ पे देखो तो अदर डिसेबिलिटी वाले जो हैं वो फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी अदर डिसेबिलिटी वाले लोग जो है ये फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको डिसेबल्ड वालों को समझ में आ गई। बहरहाल यहाँ पे भी जो है वो बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, आप इसको भी पढ़ लेना, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब देखो अब हम नॉर्मल मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले ना अगर हम देखते हैं चीफ टिकट सुपरवाइजर को, ठीक है ना, तो ये इनके लिए ना B2 स्टैंडर्ड चाहिए, ठीक। उसके बाद अगर हम स्टेशन मास्टर को देखते हैं तो A2 और सेम ट्रेन मैनेजर के लिए भी A2 स्टैंडर्ड है। उसके बाद है आपका जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसके लिए C2 और सेम सीनियर क्लर्क के लिए भी C2। अब ये A1, A2, B2, C2 क्या है इस चीज़ को समझते हैं। देखिए यहाँ पर ना अगर आप देखो तो यहाँ स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर के लिए कौन सा पोस्ट था, यहाँ पे A2 था, ठीक है ना। अब ये A2 क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि 6/9 विदाउट ग्लासेस, ठीक है ना। तो बिना चश्मे के आप 6/9 जो है वो आपका विजन होना चाहिए, ठीक है ना। डिस्टेंट विजन जो है वो 6/9 होना चाहिए। वहीं नियर विजन की बात कर रहा है तो 0.6 विदाउट ग्लासेस, ठीक है ना। साथ ही साथ आपका कलर विजन भी होगा, नाइट विजन भी होगा, फॉग टेस्ट भी होगा, ये सारी चीज़ें भी होंगी, बट ये जो है वो एकदम बेसिक है। और साथ ही साथ अगर आप स्टेशन मास्टर के लिए फॉर्म डालोगे तो मैंने आपको बताया क्या कि भाई यहाँ पर जो है वो एक विजन सर्टिफिकेट आपको बनवा के लेके जाना पड़ेगा, ठीक है ना, साइकोमेट्री से पहले, जो कि अगर आप नहीं दोगे तो आपको पेपर नहीं देने दिया जाएगा CBAT का, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी आप याद रखना, ठीक। ये बात हो गई। अब देखो A3 तो अभी है नहीं, तो A3 के बारे में बात नहीं करते हैं। अब B2 के बारे में देखो। B2 का अगर आप देखोगे ना तो B2 में 6/9, 6/12 विथ और विदाउट ग्लासेस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर डिस्टेंट विजन की बात करें तो 6/9 हो या 6/12 हो, ये जो है वो ग्लास के साथ भी चलेगा, ठीक है ना। ग्लास के साथ भी चलेगा, नॉट एक्सीड बाई 4 डायोप्टर्स, मीन्स पावर जो है वो 4 डायोप्टर से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ है। और नियर विजन जो है वो 0.6 विथ और विदाउट
ग्लासेस, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब जो है वो C2 की बात करें तो C2 में जो है वो 6/12 नील विथ और विदाउट ग्लासेस, ठीक है। और नियर विजन में भी जो है वो क्या है 0.6 विथ और विदाउट ग्लासेस, ठीक है ना। अब देखो ये अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे ये B2 और C2 इसमें थोड़ा ना ये इजी टाइप है, ठीक है ना। इतना हर किसी का विजन हो जाता है, मीन्स अगर नहीं है तो आप ग्लासेस के साथ आ सकते हो। बट यहाँ पे आप देखोगे तो A2 वालों का जो है वो थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, ठीक है ना। A2 वालों का थोड़ा सा टफ पड़ जाता है क्योंकि विदाउट ग्लासेस है। आजकल हम लोग लगातार फोन यूज करते हैं तो थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो जाती है, तो इस वजह से, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखना। वो तो एक बार फॉर्म भरने से पहले आप एक बार अपना जो है वो चेकअप करवाओ, सरकारी में भी आप दिखा सकते हो, तो वो आपको बता देंगे क्या कि आपका 6/9 है या नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो आप देख लेना, ठीक। अब आगे देखते हैं। देखिए आगे ना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि बहुत लोग ना बोलते हैं क्या कि आप लेसिक करा लो। अब लेसिक को पहले आप देख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे लेसिक सर्जरी के बारे में ना बता दिया है रेलवे ने अपने नोटिफिकेशन में। क्या बताया है वो चीज़ देखो। अगर आप A1 A2 या A3 मेडिकल स्टैंडर्ड वाले पोस्ट को अगर आप भर रहे हो और अगर आपने लेसिक करवा ली है तो आप उसी समय मेडिकली अनफिट हो चुके हो, ठीक है। आप अगर लेसिक करवाते हैं तो आप अनफिट हो जाते हैं। उसके बाद अगर B1 या B2 इसके लिए हैं तो आप फिट हैं, बट यहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस लिखी हुई हैं, इसको आप पढ़ना। आप यहाँ पर पार्शियली फिट, मैं इसको कहूँगा पार्शियली फिट कहूँगा, ठीक है ना। बहुत सारे कंडीशंस हैं बट आप फिट मान लिए जाते हैं, ठीक है ना, अंडर बहुत सारे कंडीशंस, ठीक है। अगर C1 और C2 की बात करूँ तो ये डायरेक्टली फिट हो जाते हैं। आपने देखा क्या कि बहुत आसान है इनका तो मेडिकल, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप बिल्कुल याद रखना क्या कि भाई अगर कोई भी अगर आपको कह दे, अगर आपको कोई भी कह दे क्या कि नहीं भाई आपका मेडिकल हो गया है, तुम 6/9 नहीं हो, तो तुम एक काम करो, तुम जाके मेडिकली अपना लेसिक करवाओ, है ना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। या अब भी अगर कोई आपको बोल दे क्या कि हाँ ठीक है करवा लो लेसिक, तो आप बिल्कुल मत करवाना। बहुत हॉस्पिटल वाले भी आपको बोलेंगे क्या कि लेसिक हम कर देंगे, पता नहीं चलेगा, बट रेलवेज जो है वो पता लगा लेती है ना। तो यहाँ पे आप लेसिक सर्जरी बिल्कुल मत करवाना। अगर आप स्टेशन मास्टर के पोस्ट या फिर ट्रेन मैनेजर के पोस्ट के लिए आप अगर फिल कर रहे हो या इच्छुक हो अगर इन पोस्ट के लिए, तो लेसिक बिल्कुल मत करवाना, ठीक है। आप जो है वो विटामिन ए वाले रिच फूड्स खाओ या फिर जो है वो टैबलेट खाओ या आई एक्सरसाइज करो, वो मैं भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये सारे काम किया करना, बट लेसिक सर्जरी मत करवाना। नहीं तो मैंने देखा है क्या कि मेडिकल के टाइम पे बहुत लोग जब पकड़े जाते हैं ना लेसिक में, तो क्या होता है क्या कि वो रोते रह जाते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलती है। तो इस पर बहुत ध्यान रखना क्या कि लेसिक सर्जरी मत करवाना, ठीक है ना, अगर 6/9 वाले पोस्ट के लिए डाल रहे हो वैकेंसी तो, ठीक है। चलिए आगे देखें। देखो यहाँ पे भी ना क्लियरली मेंशन कर दिया है क्या कि कैंडिडेट्स who have undergone LASIK surgery on or any other surgery procedure to correct refractive error, ठीक है ना, आर नॉट एलिजिबल फॉर A2 और A3 के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। उसके बाद क्या है, कैंडिडेट्स हु हैव अंडरगॉन लेसिक सर्जरी और एनी अदर सर्जरी प्रोसीजर टू करेक्ट रिफ्रैक्टिव एरर आर एलिजिबल। किसके लिए एलिजिबल? B2 और C2 के लिए, ठीक है ना। B2 के लिए थोड़ा पार्शियल टाइप है, ठीक है, वो मैंने आपको दिखाया, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना आप, ठीक है। बिल्कुल गलती से भी ये काम मत करना क्या कि A1 या A2 वाले जो है वो जाके अपना लेसिक सर्जरी कराते हैं, बिल्कुल मत करना, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब बात करते हैं जोन वाइज वैकेंसीज की। देखिए इस बार ना सबसे ज़्यादा कलकत्ता जोन ने वैकेंसी रिपोर्ट की है, टोटल 1382। फिर है मुंबई 827, उसके बाद है भुवनेश्वर 758 और सबसे कम है मुजफ्फरपुर 12 वैकेंसी के साथ। इसको आप बहुत अच्छे से रीड कर लेना। अब देखो यहाँ पे ना जोन सिलेक्शन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बहरहाल 8113 वैकेंसी, इतने सारे जोन में बहुत कम वैकेंसी है, मैं मानता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है क्या कि ALP की तरह ही इसमें भी सीट्स इंक्रीज हो जाए शायद, है ना, होपिंग फॉर द बेस्ट, है ना। अब देखो मेरा मानना ये है कि अगर आपने तैयारी बहुत अच्छी की, सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। बट अगर आपने मुजफ्फरपुर जैसे डिवीजन से जोन से अगर फॉर्म डाला ना, तो हो सकता है क्या कि शंका बन जाए होने ना होने की। वैसे ही अगर आपने ज़्यादा वैकेंसी वाले जोन से भी अगर डाला ना, तो होने ना होने की शंका थोड़ी बन सकती है। बट देखो मेरा मानना हमेशा ये रहता है कि आप ना थोड़ा सा 10 दिन या हफ्ते भर जो है वो थोड़ा इंतज़ार किया करो। फॉर्म डालने के बाद नहीं, मीन्स फॉर्म जब डलना शुरू हो जाए उसके बाद 10 दिन तक इंतज़ार किया करो क्या कि हाँ भाई अब लोगों ने फॉर्म डाल लिया, और मूवमेंट एनालाइज करो क्या कि हाँ भाई लोग कहाँ से फॉर्म डाल रहे हैं, ठीक है ना, लोग कहाँ से फॉर्म डाल रहे हैं, ज़्यादा फॉर्म कहाँ से गिर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़। उसके बाद जो है वो आप क्या करो, उसके बाद उस हिसाब से किसी मीडियोकर जोन को पकड़ो, है ना। मीडियोकर जोन जैसे कौन है वो मीडियोकर जोन? इन सब देखो ये है, ये जो 500 से यहाँ पे चल रहा है ना, अहमदाबाद से लेके रांची तक के बीच में, है ना, ये है वो मीडियोकर जोन, ठीक है ना। यहाँ
ये मीडियोकर जोन, अगर ये आपके घर के भी पास है, अगर ये सारी जोन, अगर कोई भी ऐसा जोन है जो 200-300 किलोमीटर के अंदर आपके घर के भी पास है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप घर से कितनी दूर जा रहे हैं, ठीक है। तो इस फैक्टर को भी दिमाग में रखना, क्योंकि पहले तो लोग सिकंदराबाद भी चले जाते हैं, साउथ में भी चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब हो जाती है ना तो लोगों को जो है वो छुट्टी नहीं मिलती, और जब पर्व में घर नहीं पहुंच पाते ना तो बहुत ज़्यादा ये लगता है कि यार क्यों नौकरी की और घर ही नहीं जा पा रहे। तो ये सारी चीज़ों पे भी आप ध्यान रखना। तो ऐसा जोन आप सेलेक्ट करना, ऐसे मीडियोकर जोन को आप पकड़ना जो कि आपके घर के भी आसपास में हो, है ना, और वहाँ पे ना थोड़ा फाइट भी कम हो, ठीक है ना, उस तरीके से, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप 10 दिन के आसपास रुको, आप देखो, मूवमेंट एनालाइज करो, लाइब्रेरी जाते हो तो आप लोगों को देखो क्या कि हाँ भाई लोग कहाँ से ज़्यादा वैकेंसी डाल, मतलब ज़्यादा फॉर्म कहाँ से डाल रहे हैं, वो चीज़ देखो, और उसके बाद फॉर्म को डालो, ठीक है ना। ये मेरा सजेशन रहेगा आपके लिए। बाकी अगर आपकी तैयारी बहुत खतरनाक है ना, तो आप जो है वो कलकत्ता को भी ऑप्ट कर सकते हो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक। चलिए तो अब आगे देखते हैं, मिसलिनियस वाली बात को डिस्कस करते हैं, क्या कि भाई अब बची खुची बातें जो रह गई हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो मिसलिनियस टॉपिक में सबसे पहली बात जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो ये है क्या कि आप हर एक लेवल के बाद, मीन CBT 1, CBT 2 या फिर अपने साइको या फिर टाइपिंग, ठीक है ना, इन हर एग्जाम के स्टेप के बाद आप क्या करोगे, अपने एडमिट कार्ड को सेफली जो है वो रखोगे। तो आप जब से पेपर आपकी शुरू हो जाए, आप अपने एडमिट कार्ड को जो है वो क्या करोगे, एक सेपरेट फाइल में आप सेफली रखोगे। क्यों? क्योंकि जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना तो उस समय ये सारे एडमिट कार्ड्स आपको प्रोड्यूस करने के लिए कहा जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो लफड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखना क्या कि आपको सारे एडमिट कार्ड जो है वो बचा के रखने हैं, ठीक, ये चीज आप याद रखना बिल्कुल। अब देखो, अब ना ये SC/ST कैंडिडेट्स के लिए है ट्रैवल पास की बात, है ना, ट्रैवल पास की बात। अब देखो ये ट्रैवल पास में क्या है ना, क्या कि यहां लिखा हुआ है क्या कि अगर SC/ST कैंडिडेट्स को अगर ट्रैवल पास चाहिए, है ना, अगर SC/ST कैंडिडेट को अगर ट्रैवल पास चाहिए तो वो क्या करेंगे, ऑनलाइन भरते टाइम पे ही उन्हें क्या चाहिए होगा, उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट अपना अपलोड करना पड़ेगा। उन्हें क्या करना है, उन्हें अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक है ना। और वो फॉर्मेट दिया हुआ है, मैं आगे आपको बताता हूं कहां पे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, साथ ही साथ जो है जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाओगे, TC चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, तभी आपको ट्रैवल पास दिया जाएगा। और ट्रैवल पास आपको कौन से इसमें कौन से कोच का होगा, वो जो है वो स्लीपर क्लास का होगा, ठीक है ना, वो स्लीपर क्लास का आपको ट्रैवल पास दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बात जो है वो यहाँ लिखी हुई है, और ऑनलाइन ही आपको जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो ध्यान से आप जो है वो ट्रैवल पास के लिए वहां पे ऑप्शन को टिक कर लेना, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया था ना क्या कि मैं आपको, अगर आप यहां तक पहुंच गए हो तो आप जरूर इस चीज को देखोगे, क्योंकि भाई मैंने आपको जॉब प्रोफाइल के लिए बताया था, ठीक है ना, कि किसकी सब मतलब कौन सी इसमें जो है वो 5 पोस्ट में से कौन सी ऐसी है जिसमें आपको 9 to 5 या 10 to 6 वाला जॉब प्रोफाइल देखने को मिलेगा, किसमें जो है वो डे एंड नाइट शिफ्ट भी चलेगा, कौन जो है वो सबसे हाई पेइंग जॉब है, ठीक है ना, ये सारी चीज। अब देखो ये नीचे वाले जो दोनों है ना, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, और साथ ही साथ जो है वो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये दोनों जॉब ना, ये दोनों जॉब प्रोफाइल जो है वो ऐसे हैं जिनका पोस्टिंग हमेशा DRM ऑफिस के अंदर ही होता है, ठीक है ना, DRM ऑफिस के अंदर होगा। अगर DRM ऑफिस के अंदर है तो एक फिक्स्ड टाइम टेबल के अनुसार जो है वो आपका जॉब चलेगा, है ना। तो यहाँ पे फिक्स्ड टाइम टेबल आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, फिक्स्ड टाइम टेबल चलेगा यहाँ पे, ठीक, मीन्स 9 to 5, 10 to 6। अगर आप टाइम टेबल से अगर आप अपना जॉब करना चाहते हो, आपको वर्क लाइफ हेक्टिक नहीं चाहिए, तो यहाँ पर जो है वो ये जॉब प्रोफाइल है जो आपके लिए सुटेबल है, ठीक है। अब देखो, अब ये ट्रेन मैनेजर वाला पोस्ट जो है ना, ये ट्रेन मैनेजर वाला पोस्ट है ना, ये ट्रेन मैनेजर वाला पोस्ट जिसे पहले गुड्स गार्ड कहते थे, वो सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब है, वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ना आपको सबसे ज़्यादा सैलरी मिलेगी, है ना, ये हाईएस्ट सैलरी देगा, ठीक है ना, हाईएस्ट सैलरी, ठीक है, ये हाईएस्ट सैलरी मिलने वाला है यहाँ पे आपको। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है क्या कि जब आप ज्वाइन करोगे ना तो आपको यहाँ पर 67 to 70K तक जो है वो आपको इन हैंड सैलरी मिलने लगेगी, ठीक है ना। सब कुछ काट वाट को आपको 67 से लेके 70 के आसपास आपको सैलरी यहाँ पे मिल सकती है, ठीक। उसके बाद ना, और दूसरी बात ये क्या कि हाँ भाई ये जो है ये फिक्स टाइम टेबल के साथ में ये जॉब प्रोफाइल नहीं है, ये फिक्स टाइम टेबल नहीं है, इसमें ये फिक्स नहीं है, ये आपको दिन में रात में, है ना। ये आप देखते होगे ना क्या कि इंजन के पीछे जो है वो एक गुड्स का जो है वो पूरा एक कोच लगा होता है, उसके ऊपर जो है वो बैठे रहते हैं, तो वही है ये ट्रेन मैनेजर, ठीक है। तो आप याद रखना ये चीज़, बट आपको बहुत ज़्यादा पे किया जाता है, ठीक, तो ये चीज़ तो है।
बट आप देख लेना, अगर इसके लिए अगर आप तैयार हो तो ये जॉब आपके लिए है, यहाँ पे आपको बहुत पैसा मिलने वाला है। ठीक, अब देखो उसके बाद ना स्टेशन मास्टर और साथ ही साथ जो है वो चीफ टिकट सुपरवाइजर, ये भी जो है अच्छे पोस्ट हैं, बट यहाँ पे भी जो है वो डे एंड नाइट शिफ्ट चलेगा। आप स्टेशन पे होगे, है ना, आप स्टेशन के ऊपर आपकी जॉब लगेगी, बट डे या नाइट चलेगा, है ना। यहाँ पे भी टाइम टेबल जो है वो फिक्स नहीं है। तो ऊपर के तीनों जो है ना, ऊपर के ये तीनों हैं, वहाँ पे टाइम टेबल आपको फिक्स देखने को नहीं मिलेगा। बट ये लास्ट के जो दोनों है ना, जो कि आपका जूनियर अकाउंटेंट और साथ में साथ जो है ये आपका सीनियर क्लर्क, ये दोनों ही जो है वो पूरा फिक्स टाइम टेबल वाला है। तो अब आप देख लेना क्या कि आपको किस टाइप के जॉब पसंद है, उसी अनुसार जो है वो आप अपना जॉब का प्रेफरेंस सेट करना। ठीक है, क्योंकि अगर प्रेफरेंस वाइज अगर आप सबके लिए एलिजिबल होगे तो जब आप 1 पे होगे तो आपको वो 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज देख लेना क्या कि हाँ भाई, अगर मुझे जो है वो सुकून पसंद है तो आपके लिए ये लास्ट वाले दोनों जॉब जो है वो सबसे बेहतरीन है। ठीक है, लेकिन अगर आपको पैसे से प्रेम है तो भाई आपके लिए जो है वो ट्रेन मैनेजर वाली पोस्ट जो है वो सबसे अच्छी पोस्ट होगी। ठीक, तो ये मैंने आपको बात बता दी है अभी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे जो है वो एनओसी की बात है ना, एनओसी की बात है। जो ये बात जो है वो सर्विंग एम्प्लॉयज़ के लिए है जो अभी नौकरी में है ना, किसी भी तरीके के मीन्स स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर नौकरी में है, अगर किसी भी तरीके की अगर सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आपको जो है वो डायरेक्ट इंडिकेशन ये दिया जा रहा है कि आप एनओसी के लिए अप्लाई कर दो, है ना। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे अगर आपने एनओसी प्रोड्यूस नहीं किया तो क्या हो जाएगा, आपका कैंडिडेचर जो है वो क्या होगा, कैंसिल होगा। तो एनओसी चाहिए होता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई बात। चलिए आगे देखते हैं। आगे है एग्जामिनेशन फ़ी वाली बात, ये हमने छोड़ दी थी सबसे पहले। तो एग्जामिनेशन फ़ी जो है वो क्या है भाई, ये जो है वो सारे कैंडिडेट्स के लिए कैसा एग्जामिनेशन फ़ी है 500, बट SC ST कैंडिडेट्स के लिए या फिर एक्स सर्विसमैन, वुमेन, ट्रांसजेंडर और PWD के लिए क्या है, ये 250 रुपये का फॉर्म है। साथ ही साथ ये बात मतलब समझने की है कि भाई 500 में से 400 जो है वो आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। कब, जब आप CBT 1 में जो है वो अपीयर कर जाते हो। ठीक है ना, और 250 में से पूरे 250 जो है वो आपको रिफंड कर दिए जाएंगे तब जब आप CBT में अपीयर कर जाते हो। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। और इसीलिए मैंने आपको बोला था क्या कि भाई रिफंड के टाइम पे जो आप यहाँ पे जब आप फॉर्म डालोगे तो आप ज़रूर से अपना अकाउंट नंबर, अपना सब कुछ जो है वो वहाँ पे अब सारे बैंक डिटेल्स जो है वो खुद के प्रोवाइड करना। ठीक है, क्योंकि हो सकता है क्या कि वो उसी पे भेज दें और यहाँ पर जो है वो आपको चूना लग जाएगा, है ना, 400 या 250 का। ठीक है, ये चीज़। साथ ही साथ मॉडिफिकेशन के बारे में भी मैंने आपको बताया था। मॉडिफिकेशन में एक्स्ट्रा जो है वो 250 रुपये लगेंगे, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से हो। ठीक है ना, आपको एक्स्ट्रा 250 रुपये देने पड़ेंगे मॉडिफिकेशन के लिए। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है ये फोटोग्राफ की बात है। ठीक है ना, तो फोटोग्राफ जो है वो आप देख लेना क्या कि हाँ भाई यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है क्या कि 20 KB से लेके 50 KB के बीच में चाहिए होता है, लेटेस्ट फोटोग्राफ चाहिए, डायमेंशन दे रखा है। ठीक है ना, और साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट बात है क्या कि एटलीस्ट फोटोग्राफ में आपका 50% फेस जो है वो फोटोग्राफ में आपका फेस होना चाहिए, लेटेस्ट फोटोग्राफ में। ठीक है, ये चीज़ आप देख लेना। ठीक, अब सिग्नेचर की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर ना आपको ब्लैक पेन से अपना साइन करना है, ब्लू पेन यूज नहीं करना है, कैंसिल हो जाएगा। तो ब्लैक पेन से करना है, ब्लॉक लेटर में मत करना। सारे जो है वो कैपिटल लेटर में, ऐसा नहीं किया कि भाई अगर निखिल लिखना है तो NIKHIL इस तरीके से लिख दिया। ठीक है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ब्लॉक लेटर में मत करना, ब्लैक पेन से लिखना। ठीक है, ये जो है वो 10 KB से लेके 40 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। अब देखो, अब ना ये फिर से वापस से यहाँ पे वही बात लिखी हुई है क्या कि भाई यहाँ पे SC ST का जो है वो सर्टिफिकेट चाहिए होगा अगर आपको ट्रैवल पास चाहिए तो। ठीक है ना, और ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये चीज़ आप अगर वापस से अगर देखो तो ये देख लेना, पैरा 15 में जो है वो लिखा हुआ है। तो आप इसको नोटिफिकेशन में अच्छे से देख लेना, जिनको भी जो है वो ये ट्रैवल पास अप्लाई करना है। ठीक है, और ऑनलाइन भरते टाइम पर ही ट्रैवल पास के लिए आपको टिक मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। ठीक है, तो होपफुली आपको ये सारी बात समझ में आई होगी, है ना। और मैंने आपको बहुत अच्छे से पूरा नोटिफिकेशन, बहुत अच्छे से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है वो डिस्कस कर दिया होगा। और देखो, हमने भी ना अपने चैनल के ऊपर सारी चीज़ें जो है वो स्टार्ट कर दी हैं, चाहे वो GS की पोर्शन में हो, चाहे वो मैथ्स की पोर्शन में हो। ठीक है, तो सब कुछ स्टार्ट हो चुका है। आप धीरे धीरे जो है वो हमारे साथ जुड़ो और सारी चीज़ों को धीरे धीरे कवर कर लो। ठीक है, होपफुली आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया हो। और अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।